सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। माझी सतत आता माझी सतत सिंधु सदियों से हमारे देश की पहचान है। पुलिस की वर्दी शेर दम नाम है इसका दिल से कम। करे दुश्मन नाम है इसका दिल से कम। आता माझी सतत पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय की जीत की याद में आज मनाया जा रहा है कारगिल विजय दिवस। भारतीय जवानों के अदम्य साहस की वजह से मिली यादगार जीत के आज 21 साल पूरे। रक्षा मंत्री, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर देंगे शहीदों को श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ करेंगे अपने विचार साझा। कार्यक्रम की 67वीं कड़ी का आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर होगा प्रसारण। प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल्स पर भी देखा जा सकेगा ये कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा। पीएम ने कहा, इस योजना से रेहड़ी पटरी वालों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव। असम में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार, राज्य में मरने वालों की संख्या हुई 97। बिहार में 10 जिलों में बाढ़ से करीब 10 लाख लोग प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की जताई संभावना।
और दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के 1,61,00,000 से ज्यादा मामले आए सामने। 6,47,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से हुई मौत। संक्रमण के 43 लाख से ज्यादा मामलों के साथ अमेरिका इस वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित। ब्राजील में भी कोरोना संक्रमण के 23,90,000 से ज्यादा मामले सामने आए। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। और भारतीय सैनिकों के शौर्य और साहस का प्रतीक बना करगिल विजय दिवस आज मनाया जा रहा है। इस सब की आपको बहुत बहुत बधाइयां। और आज करगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे हो गए हैं। साल 1999 में आज ही के दिन भारतीय सेना के पाकिस्तान के खिलाफ इस युद्ध में जीत उसने हासिल की थी। भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने अपने अदम्य साहस से दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे। आज के दिन को कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के सम्मान में मनाया जाता है। देश की रक्षा के लिए इन वीरों की शहादत को आज के दिन सलाम किया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में श्रद्धांजलि देंगे। तो हमारे सैनिकों के जीत का, बलिदान का, शौर्य का और साहस के प्रतीक का दिन है आज करगिल विजय दिवस। और आज के इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर कहा है कि ऑपरेशन विजय की 21वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय सेना के शौर्य को सादर नमन करता हूं, जिनके साहस और वीरता ने करगिल युद्ध में राष्ट्र के लिए विजय कीर्ति अर्जित की। उपराष्ट्रपति ने कारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश की एकता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के शौर्य और उनके परिजनों के धैर्य के प्रति राष्ट्र सदैव कृतज्ञ रहेगा। और कारगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के वीरों के साहस को सलाम करते हुए कहा है कि आज का दिन भारतीय सेनाओं के साहस, शौर्य और बलिदान को याद करने का दिन है। देश की रक्षा के लिए उनका जज्बा सराहनीय है। और कारगिल विजय दिवस के मौके पर आज तमाम सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। सबसे पहले आइए जुड़ते हैं अपने संवाददाता अमृतपाल सिंह के साथ में और अमृत से समझने की कोशिश करेंगे। अमृत, आज का दिन जो है बेहद महत्वपूर्ण है हमारे सैनिकों के लिए भी, हमारे देशवासियों के लिए भी, सेनाओं के लिए भी। किस तरह से याद करेंगे आज का दिन, किस तरह से महत्वपूर्ण है, क्या समझते हैं आज के दिन को लेकर? देखिए, आज का दिन वो दिन है जब भारत ने 2 दशक पहले, 21 साल पहले वो युद्ध लड़ा जिसको एक लिमिटेड वॉर कहा जाता है, कारगिल वॉर। जिसे आपने कहा, साहस के लिए, शौर्य के लिए, बलिदान के लिए सैनिकों के जो शहीद हुए, जिन्होंने शहादत दी, 527 हमारे सैनिक अफसरों से लेकर जवान तक ने शहादत दी, उसके लिए याद रखा जाता है। और इसलिए भी याद रखा जाता है कि उस युद्ध से हमने कुछ सबक सीखे कि दुश्मन कितना शातिर है, उसको क्या क्या स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस हो सकते हैं, कहां हमारी गलतियां रहीं और क्या उन गलतियों को कैसे दोबारा ना दोहराया जाए। वन ऑफ द फियर्सेस्ट बैटल्स थी, जैसे आपने कहा कि बहुत वैलेंटली लड़ी गई। ओम प्रकाश दास की रिपोर्ट में हमने देखा कि जब पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स जो कि 1998 से तैयारी कर रहे थे, पाकिस्तान फौज पर उनको बैक करती है, उनको जाके वहां उन स्ट्रेटेजिक हाइट्स पे बिठा देती है, कारगिल की, द्रास की, मुश्को वैली की उन हाइट्स पर बैठ जाते हैं जहां पर उनको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था। ओवरलुक कर रही थी NH1 जो श्रीनगर ले हाईवे है, जो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक हाईवे है। सियाचिन का रास्ता वहां से जाता है। तो वो एक जब आपको पता लगा कि इन्फिल्ट्रेटर्स वहां बैठ गए हैं लोकल हर्डर्स के थ्रू, और बाद में ये भी पता लगा कि डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट है पाकिस्तान आर्मी की। पहले पाकिस्तान डिनाई करता रहा कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर जब ये पता लगा, स्थिति साफ हुई कि उनके पास तमाम हाइट्स हैं, फिर ये युद्ध शुरू हुआ। उसके बाद इंडियन आर्मी ने जो रोल प्ले किया इन हाइट्स को वापस लेने के लिए, वो तो था ही। इंडियन एयरफोर्स की एक बड़ी भूमिका थी उसमें। तो ये सब स्ट्रेटेजिक लेसन थे, टैक्टिकल विक्ट्रीज थी, बहुत मुश्किल परिस्थितियां थी। 18,000 फीट पर वो लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो ये नहीं सोचा था किसी ने कि पाकिस्तान इस तरह घुसपैठ करके
ये जो चिंक्स हैं यहाँ पर ये कर सकता है। तो बहुत तरह के सबक थे और ये भी जैसे आपने याद कहा कि साहस के लिए, वैलर के लिए याद रखा जाएगा जिन हमारे जवानों ने शहादत दी। हमारे कई ऑफिसर्स और सोल्जर्स इंजर हुए, पर फाइनली हमने वो करीब 2 महीने के बाद उसको उस युद्ध को जीता। और इंडिया की एक स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट जो चली कि सिर्फ ये सियाचिन कारगिल सेक्टर में तक इसको लिमिटेड किया गया, इसको फुल फ्लेजेड वॉर नहीं होने दिया गया। कई इंटरनेशनल प्रेशर्स भी थे, क्योंकि आज के जमाने में आप अगर युद्ध लड़ रहे हैं, 2 मुल्क आपस में सिर्फ युद्ध नहीं लड़ते हैं, तमाम इंटरनेशनल प्रेशर्स होते हैं, तो डिप्लोमेटिक प्रेशर्स होते हैं। तो उसके बावजूद भारत ने जिस तरीके से इसको हैंडल किया गया, मेरे ख्याल आज का दिन उस सब के लिए याद रखा जा रहा है। बिल्कुल, आज का दिन भारतीय सेनाओं के शौर्य के लिए और भारत के दृढ़ता के लिए याद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अमृतपाल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और हमारे साथ कारगिल द्रास से हमारे संवाददाता रमेश चंद्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश, सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए कि क्या कुछ आज द्रास में कार्यक्रम किया जाएगा, किस तरह से मनाया जाएगा कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से कारगिल के, किस तरह से द्रास के लोग इस दिन को याद करते हैं। गुड मॉर्निंग निखिल, ये द्रास में हमारे दूरदर्शन दर्शकों को स्वागत है। यहाँ हम इस वक्त खड़े हुए हैं, वार मेमोरियल है जो द्रास में बनाया गया 21 वर्ष से पहले, जो जीत हमें हासिल की यहाँ पर भारतीय सेना ने। और यहाँ पर जैसे आप कह रहे थे, इस बलिदान और जो हमारा करेज, आर्मी का करेज को यहाँ पर हर साल याद किया जाता है। ये सिर्फ एक दिन के लिए इवेंट नहीं है यहाँ द्रास में, अगर माना जाए तो द्रास का ये हर इलाका, ये जब जहाँ पीछे हमारी चोटियाँ जो दिख रही है, जो पहाड़ दिख रही है, हर पहाड़ में कहीं ना कहीं एक विलेज होगा, एक आबादी होगा। वो सब लोग इस 21 वर्ष से हर दिन, ये मैं एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये हर दिन इन लोगों को याद करते हैं, भारतीय सेना को याद करते हैं और उन लोगों का शहादत को याद करते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, जो अभी जो मिलेनियल्स जो वार के बाद जो पैदा हुआ, उन लोग भी इस शहादत जो दिए हुए हीरोज, वार हीरोज हैं, उनको हर रोज यहाँ पर याद करते हैं। एक शख्स नाम है कैप्टन सौरभ कालिया, उनके नाम से यहाँ पर एक क्रिकेट जो अनोखी है, यहाँ पर इस इलाके में क्रिकेट कप चलती है, जिसमें करीब करीब 100 टीम पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह की हर जगह, ये एक मतलब एक सिर्फ एक आदमी नहीं है, ये पूरी भारतीय सेना को यहाँ पर लोग हर रोज याद करते हैं और कंधे से कंधे मिलाकर रोजाना उन लोगों को साथ देते हैं, जो जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो, यहाँ पर लोकल रिक्वायरमेंट्स हो, ये लोकल जो कारगिल आबादी यहाँ पर रोज उनके साथ देते हैं। जी बिल्कुल, और आज विशेष कार्यक्रम होंगे, आज वहाँ के वॉर मेमोरियल पर आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे समय समय पर अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, और हमारे संवाददाता सुधीर यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसी विषय पर बात करेंगे। सुधीर, आप कहते हैं कि भाई जो युद्ध है वो सेनाएं लड़ती हैं, लेकिन जो देश के लोग हैं, जो देशवासी हैं, और जो हमारी सरकार है, उसकी दृढ़ता, उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति और तमाम सारी जो स्ट्रेटजी बनानी होती है, उसके लिए वो सब जिम्मेदार होते हैं, और युद्ध हर कोई अपने अपने मोर्चे पर लड़ रहा होता है। किस तरह से देखते हैं आज के इस दिन को? सेनाओं के शौर्य और बलिदान की तो बात हो ही रही है, उसके साथ साथ और सारी ढेर सारी चीजें जो जुड़ी हैं उसके विशेष संदर्भ में। बिल्कुल निखिल, देखिए मैं कारगिल वॉर की अगर बात करूं तो पहली बार हुआ जब पूरा देश भारतीय सेना के साथ आके खड़ा हुआ। भारतीय देश का पूरा समर्थन सेना को मिला, पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी उसको पूरा सपोर्ट मिला, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी। और लेकिन जिस तरह से अमृतपाल ने बताया कि जो इंटरनेशनल प्रेशर होते हैं, डिप्लोमेटिकली आपको हैंडल करना होता है, कई जो बड़ी कंट्रीज होती है उनके प्रेशर के बीच में किस तरीके से जो भारतीय जो इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसने इस चीज को आगे बढ़ाया। और खास बात ये भी थी निखिल की
पाकिस्तान ने जो घुसपैठियों के रूप में जो अपने सैनिक और घुसपैठिए भेजे थे, उनकी शुरुआती योजना ये थी कि NH1 पे कब्जा कर लिया जाए, जिससे कि पूरा इलाका कट जाए और उससे हम आसानी से कब्जे में ले सकें। तो भारतीय सेना ने स्ट्रैटेजिकली पूरी योजना को सबसे पहले नाकाम किया, रास्ता बंद नहीं होने दिया, लगातार आगे बढ़ते रहे। और खास बात यह है कि पाकिस्तान को बिल्कुल इस तरह से आश्चर्यचकित करके अपने हमलों से, अगर हम मुफोज की बात करें तो हल्की ठीक निशाना हमलेबाजी की, जिससे कि वो पीछे हटने पर मजबूर है। और खास बात ये भी है निखिल कि भारतीय सेना की जो नेतृत्व, जो युवा जो ऑफिसर्स थे, उनमें किस तरीके से नेतृत्व की क्षमता थी, वो पूरी दुनिया के सामने आई, क्योंकि इस हाइट पर कभी युद्ध लड़ा नहीं गया था। आप निखिल, मैं उस जगह जा चुका हूँ, उस कंडीशंस में एक आम आदमी के लिए खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। उस समय आप प्रिसीजन लेकर आप निशानेबाजी लगाएं, उस इलाके में चीजों को समझें, स्ट्रैटेजिकली चीजें करें, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन भारतीय सेना ने वो सारी चीजें रखी, सबके सामने, पूरे देश के सामने रखी, दुनिया के सामने रखी। और भारतीय एयरफोर्स की अगर मैं बात करूं तो अपने आप में अनूठा पूरी दुनिया के सामने उदाहरण पेश किया कि इससे पहले ना ही कोई अभ्यास किया गया था, ना ही कोई ऐसी चीज की गई थी इतनी हाइट पर जो युद्ध लड़ने के लिए। लेकिन जो हमारे पायलट हैं, उन्होंने सटीक बमबारी की, जो निशाने थे पाकिस्तानी, उन पर पहली बार मिराज 2000 से लेजर गाइडेड बम उनका इस्तेमाल किया गया। तो अपने आप में निकले एक ऐसी दास्तान है जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको हर साल, बिल्कुल ये ऐसी दास्तान है जो हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए सुधीर यादव। और आज का जो दिन है वो कई मायनों में याद किया जाएगा, न सिर्फ युवा पीढ़ी याद करेगी, न सिर्फ देश के लोग याद करेंगे, बल्कि हमारे सैनिक और उनका जो परिवार है वो भी याद करेगा, अपने जवानों की शहादत को याद करेगा। आज का जो दिन है वो देश की राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए, उनकी जो दृढ़ता है, जो उस वक्त का जो नेतृत्व था उसने जिस तरह से दृढ़ता दिखाई, उसके लिए भी याद किया जाएगा। और आज का जो दिन है वो कई मायनों में जो भारत की सेना के साहस, शूरता, शौर्य और पराक्रम को तो याद किया ही जाएगा। मैं कह रहा था कि आज का दिन जो है वो उस वक्त राजनीतिक नेतृत्व की दृढ़ता और शौर्य के लिए भी याद किया जाएगा। जिस तरह आज का जो 21 वर्ष से पहले की जो स्थितियां थी वो एक बेहद कठिन परिस्थितियां थी। और जब थोपा गया था, जब पाकिस्तान की ओर से एक तरह से कहा जाए कि पीठ में छुरा भोंका गया था, उस वक्त जिस तरह से एक भारतीय सेना ने और भारत देश ने, खासतौर पर राजनीतिक नेतृत्व ने, जो भारत की सेना ने जिस तरह से रिएक्शन दिया था और जिस तरह से विषम परिस्थितियों में, दुर्गम इलाकों में जाकर के इस युद्ध में जीत हासिल की थी, वो आज भी दर्शनीय है और प्रेरणा का स्रोत है हम सब के लिए, भारतीय सेना के लिए, भारत के लोगों के लिए। और हमारी संवाददाता इस वक्त, और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 67वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी से हिंदी में इस कार्यक्रम के प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल्स पर भी यह कार्यक्रम देखा जा सकेगा। क्षेत्रीय भाषाओं में शाम 8 बजे से इस कार्यक्रम को फिर से सुना जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की PM स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन की कल समीक्षा की। ये योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से शुरू की गई है। इस योजना के चलते रेहड़ी पटरी वालों के जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके जरिए उनके आर्थिक उत्थान में मदद मिल रही है। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई है कि योजना के तहत अब तक 2,60,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 64,000 से अधिक को मंजूरी दे दी गई है और 5,500 से अधिक के लिए वित्तीय मदद जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए योजना के तहत मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के जरिए निधि आवंटन की व्यवस्था पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों को वित्तीय मदद पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से होनी चाहिए। ये मदद उन्हें कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पाद और उनकी बिक्री से जुड़े सभी गतिविधियों के लिए मिलनी चाहिए। PM मोदी ने कहा कि इस योजना को सिर्फ रेहड़ी पटरी वालों के लिए कर्ज की सुविधा के रूप में नहीं, बल्कि उनके समग्र आर्थिक उत्थान के माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए।
खबर असम से। असम में कल कुछ क्षेत्रों में बारिश रुकने से बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। वहीं असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक मोरी गांव में एक और व्यक्ति की मौत हो जाने से बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। राज्य में बाढ़ से 26 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। वहीं राज्य के 33 में से 27 जिले अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। 2370 से अधिक गांव जलमग्न हैं, जिनमें से 352 गांव मोरी गांव जिले में ही हैं। मोरी गांव सबसे अधिक प्रभावित जिला है। 294 राहत शिविरों में 47,772 लोगों ने बाढ़ से बचने के लिए शरण ली है। विश्वनाथ जिले में ब्रह्मपुत्र नदी से एक स्कूल पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और बिहार में प्रमुख नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश के बाद बाढ़ के पानी में कुछ और इलाके बह गए हैं। कई स्थानों पर गंडक और कोसी नदियों ने बाढ़ के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। राज्य के 9,60,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ और इससे संबंधित घटनाओं की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे लाइनों पर जल भराव होने के कारण सड़क और रेल यातायात पर असर हुआ है। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद से लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक बाढ़ पीड़ितों के लिए 271 सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न इलाकों में 27 और 28 जुलाई को भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। और बात करते हैं कोरोना की। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है, जहां कोरोना से संक्रमितों की संख्या अब तक 1,61,85,000 के पार हो गई है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 6,47,000 के पार है। दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है, जहां कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 43,12,000 के पार है। वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,49,000 से ज्यादा हो चुकी है। अमेरिका का टेक्सास शहर कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित है, जहां कोरोना के संकट के साथ ही तटीय इलाकों में समुद्री तूफान हन्ना टकरा गया है। तूफान से बचाव की तैयारियों में प्रशासन को ज्यादा मुश्किलों का सामना इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि इस समय टेक्सास कोरोना वायरस के संक्रमण से बुरी तरह से जूझ रहा है। और बात राजस्थान के सियासत की। राजस्थान में राजनीतिक संकट अभी भी जारी है। राज्य की गर्माती सियासत के बीच कल भी उथल पुथल जारी रही। राज्य मंत्रिमंडल ने कल शाम विधानसभा का आपातकालीन सत्र बुलाने के मुद्दे पर बैठक की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक कुछ ही देर चली। इससे पहले कल दोपहर में भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अन्य दलों और निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस सरकार का समर्थन किया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि स्पीकर बागी विधायकों पर कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी द्वारा शिकायत दिए जाने के बाद इन विधायकों को 14 जुलाई को नोटिस जारी किया था। कांग्रेस ने इन विधायकों पर व्हिप का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था, जबकि पायलट खेमे की दलील है कि पार्टी व्हिप तभी लागू होता है जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो। और बुलेटिन के अंत में हम आपको छोड़े जाते हैं आज करगिल विजय दिवस की कुछ यादगार तस्वीरों के साथ। आप लीजिए इन झलकियों का आनंद, हमें दीजिए इजाजत। The Sherduk pens and Wompas are experts in creating huge masks of animals which are used during dances performed in various festivals that they observe during different periods of the year. The masks may be typically Tibetan and Himalayan, but scholars also find close links between these masks and the Garuda. सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा। क्या संसार को सब कुछ बांटने वाला आज मुझसे केवल 3 पग भूमि की याचना कर रहा है? ब्राह्मण देव, नाप लीजिए 3 पग भूमि। जीव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण ओम की
कट जाएगी। पुलिस की वर्दी से खत्म, नाम है इसका दिल से कम। क्यों, कैसी लगी मेरी एंट्री? Due to likely shift of monsoon trough to the foothills of Himalayas from 27 July 2020, rainfall is likely to increase throughout North India. Widespread rainfall with isolated heavy to very heavy falls are likely over Northeast India and plains of North India. Moderate to severe thunderstorm and lightning at isolated places very likely over Jammu and Kashmir, Ladakh, Gilgit-Baltistan and Muzaffarabad, Himachal Pradesh and Uttarakhand during next 12 hours. Fairly widespread to widespread rainfall with isolated heavy falls is very likely over Gujarat state and East Rajasthan today, the 26th July. Now let's take a look at temperature across major cities now. Temperature, Agartala is 35 degrees Celsius and 26 degrees Celsius. Bhubaneswar, Raipur, Nagpur, the temperature is almost similar, with 33 degrees Celsius the maximum and 25 degrees the minimum. And if you move towards the southern part, Chennai, Puducherry is 35 and 27, Port Blair is 31 and 25 degrees Celsius. Bengaluru is 30 and 21, Surat 32 and 27, Ahmedabad is 36 and 26, Bhopal 33 degrees Celsius and 24 degrees Celsius. Is your house secure during an earthquake? While buying a house, always seek guidance from a structural engineer. Find out, has the soil testing been done here? Is the house built as per National Building Code 2005? You are safe if your house is safe. Always ensuring your safety. NDMA. सिंधु सदियों से हमारे देश की पहचान है। मम्मी मम्मी, आपके पास आधार है? हाँ है, और पापा के पास भी है। तो फिर मेरे पास क्यों नहीं? क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो। टीचर कह रही थी मेरा भी आधार होना चाहिए। अच्छा? और चुटकी का भी। नवजात शिशु का भी आधार बनाया जा सकता है। आधार पंजीकरण के लिए अपने नजदीकी आधार केंद्र, स्कूल से संपर्क करें। आधार पंजीकरण पूरी तरह से निशुल्क है। मेरे बच्चे की सही शुरुआत, मेरा आधार